इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है। इसके पहले हम लोग समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण क्या था कि कोई एक कांच का समतल सतह है, इसका एक साइड में हम लोग सिल्वर का कोटिंग चढ़ा दे रहे थे और दूसरे साइड से जो परावर्तक सतह है वो समतल है, उस पर आपतित किरण आपतित हो रही थी किसी वस्तु से या बिंदु स्रोत से, और उसके बाद दर्पण से फिर परावर्तित हो रही थी और इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता था। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण क्या है और इससे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। तो गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। गोला मीन्स जैसे गेंद होता है। ठीक है, जैसे एक कांच के, मान लेते हैं कि ये कांच का गेंद है। ठीक है, अब इसकी या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर हम लोग सिल्वर की अगर कोटिंग चढ़ा देंगे तो एक साइड से सिल्वर की कोटिंग चढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि इस गोले को हम बीच से काट देते हैं और इसके बाहर की ओर हम लोग सिल्वर की कोटिंग चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, ये जो पोर्शन है ये गोलीय दर्पण बन गया। अब इसका परावर्तक सतह कौन सा है, ये सतह इसका परावर्तक सतह है जो कि धंसा हुआ है। ठीक है, तो अगर गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इसी प्रकार से अगर गोले के अंदर की ओर अगर हम लोग करते हैं सिल्वर की कोटिंग तो इसका परावर्तक सतह गोले की बाहर की ओर होती है और ये उठा हुआ होता है। इसमें परावर्तक सतह क्या है, ये बाहर की ओर है जो कि उभरा हुआ है, उठा हुआ है। तो इस प्रकार के दर्पण, गोलीय दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब चूंकि ये गोला है तो गोला का कहीं केंद्र होगा, तो मान लेते हैं ये गोला का केंद्र है। ठीक है, और केंद्र से जैसे वृत्त अगर रहता है तो केंद्र से परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, इसको हम लोग कहेंगे उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और इस गोले के केंद्र को, ये जो केंद्र है, चलिए इसको हम सी मान लेते हैं, गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। अभी हम सिर्फ अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु कौन सा है, ये है। तो इसको हम लोग कहते हैं, चलिए इसका नाम हम पी दे देते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहा जाता है। सी से पी की दूरी त्रिज्या है, तो इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण में हम लोग परावर्तित किरण की दिशा जानने के लिए क्या कर रहे थे, जैसे ये आपतित किरण थी और ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक लंब डाल रहे थे। ठीक है, अब ये समतल था तो इस पर तो लंब डालना आसान था, 90 डिग्री का एंगल बना दिए तो लंब हो गया। ठीक है, अब ये गोलाकार है तो इस पर हम लोग लंब कैसे डालेंगे, इसमें भी हम लोग को जो आपतित किरण है उससे परावर्तित किरण का डायरेक्शन जानने के लिए आपतन बिंदु पर लंब डालने की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें लंब डालते हैं। तो वृत्त का, ये मान लेते हैं एक वृत्त है, हम लोग जानते हैं वृत्त में जैसे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु है, तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो क्या होगा, केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी वृत्त में कहीं से भी हम लोग अगर त्रिज्या खींचते हैं तो उस पार्टिकुलर बिंदु पर वो लंब है,
उस पर्टिकुलर बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई भी त्रिज्या हम लोग अगर खींचते हैं तो। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का होगा। हाँ, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इसी ये पूरा गोला था, इसका एक भाग ये हम लेके चल रहे हैं। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसके अलावा दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, इसको एक अगर हम लोग एक सरल रेखा से जोड़ते हैं तो ये जो रेखा है इसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम लोग ये दो इमेज से देखते हैं। जैसे कि ये एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है। ये अगर गोला होगा तो गोला का जहाँ पे केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। इसका भी वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, इसको सी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है प्रधान अक्ष। तो ये दर्पण का प्रधान अक्ष है इस दर्पण के लिए, और ये सी पी इस दर्पण के लिए प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण लेते हैं। ये हो गया। इस तरह से एक और आपतित किरण लेते हैं अवतल दर्पण में। ये दोनों आपतित किरण है, एरोहेड इस दिशा में दिखाएंगे। इस बिंदु पर ये आपतित हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं कि आपतन बिंदु पर हम लोग लंब कैसे डालेंगे। अगर ये गोले का भाग है तो इसका क्या होगा, इसके केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा इस पर लंब होगा। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इतना ही कोण बनाकर हम लोग परावर्तित किरण को खींचेंगे। ठीक है, अब इस रेखा के लिए भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले एक लंब खींचेंगे, ये लंब है, ये आपतन कोण है। तो आपतन कोण के बराबर यहाँ पे कोण बनाते हुए एक दूसरी रेखा खींचेंगे जो कि परावर्तित किरण होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपतित किरण, ये एक परावर्तित किरण है, ये प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो कि परावर्तित होकर एक दिशा में जा रही है, ये परावर्तित किरण है। दोनों एक बिंदु पर मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी आपतित किरणें लेंगे सारा एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के केस में ये वास्तविक कटान से मिल रही है। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो किस तरह से बनेगा, ये दो हम आपतित किरण ले लेते हैं। यहाँ पे केंद्र यहाँ पे है तो ये अभिलंब हो गया। अब हम परावर्तित किरण खींचते हैं। ये आपतन कोण होगा, इतना ही कोण होगा परावर्तन कोण। ये परावर्तित किरण हो गया। अब चूंकि ये आप आगे बढ़ाने पर कहीं प्रधान अक्ष पे नहीं कटेगी तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो किसी बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक रूप से नहीं कटती हैं बल्कि कटती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस किरण के लिए भी हम लोग देखेंगे। पहले अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब हो गया। परावर्तित किरण है, इसको पीछे की ओर खींचेंगे तो ये किसी एक बिंदु पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, जिसको इस उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहेंगे। ये समांतर आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं परावर्तन के बाद उससे हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को
उस दर्पण की, उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। यानी कि यहाँ से ध्रुव तक की जो दूरी होगी, इसको हम लोग दूरी को दिखाएंगे स्मॉल एफ से। ठीक है, और ये सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग चलिए आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है दर्पण का कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम लोग देखें गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, उसको किरण आरेख से हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच है। तो वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये एक वस्तु है। तो यहाँ से हम लोग दो आपतित किरण लेंगे, एक दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है परावर्तन के बाद। तो इस तरह से ये परावर्तित किरण हो गया। एक और आपतित किरण लेंगे जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र के अलोंग आपतित होती है। यहाँ से ये इस तरह से आपतित हो रही है। तो जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर के अलोंग आपतित होगी वो क्या होगा? दर्पण के वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएगी। अब चूंकि ये दोनों किरणें आपस में और फैलती जा रही हैं, तो आपस में मिलेंगी नहीं आगे बढ़ाने पर, इसलिए दोनों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में पीछे की ओर नहीं जा रही हैं, इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो किसी एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए इसको हम लोग प्रतिबिंब को भी डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। मान लेते हैं हमारा ये एओ ऑब्जेक्ट है और प्रतिबिंब को हम लोग मान लेते हैं आई बी। किरण आरेख से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक कटान से नहीं बन रही है, जब बल्कि इसको हम लोग काल्पनिक आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक होगी। काल्पनिक को हम लोग आभासी कहते हैं, आभासी भी कहते हैं। तो आभासी होगा और ये वस्तु की अपेक्षा सीधा है। ठीक है, वस्तु, इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा प्रतिबिंब का आकार, और ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे कि इसके पहले हम लोग किए वही उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ से F की दूरी जो होगी, यहाँ से C की भी दूरी वही होगी। फोकस जो है बीचों बीच पॉइंट में होगी। ठीक है, तो जहाँ पे वस्तु रखना है, मान लेते हैं कि अभी ध्रुव पे रख के हम लोग किए थे, तो हम लोग दो किरण लेंगे, एक समांतर, और जो फोकस की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष से समांतर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से गुजार देंगे। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? इस पर लंबवत होती है। और हम लोग जानते हैं कि लंबवत आपतित किरण क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपतित होती है उसी डायरेक्शन में वापस परावर्तित हो जाती है। तो इसी तरह से हम लोग सारा प्रतिबिंब बनाएंगे। और परावर्तित किरणों को हम लोग देखेंगे कि इसको अगर आगे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं नहीं मिल पाती हैं, तो हम लोग पीछे की ओर हम लोग मान लें कि पीछे की ओर अगर जाती तो कहाँ पर मिलती। ठीक है, और अगर दर्पण की पीछे की ओर बढ़ाने पर मिल रही है, इसका मतलब क्योंकि दर्पण के पीछे तो जा नहीं रही है, तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। और इस तरह से जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। दोनों के बीच में हम ले लेते हैं एक वस्तु, मान लेते हैं ये एक वस्तु है। ठीक है, हम बता चुके हैं कि एक
आपतित किरण लेंगे जो कि प्रधान अक्ष के समांतर होंगी, और ये कहाँ से पास करेगी, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा हम लोग वक्रता केंद्र के सीध में लेंगे, ये आपतित किरण है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये उसी रास्ते से वापस जाएगी, तो ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसको भी आगे की ओर बढ़ाते हैं सीधा, तो किसी बिंदु पर ये मिल जाती हैं। अब चूंकि परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और पिछली बार हम लोग देखे थे कि वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर लिए थे तो प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर बनाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे की ओर बना है, यानी उल्टा बना है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है। इस प्रकार से जो बना प्रतिबिंब है, इसका प्रकृति क्या होगा, पहला तो ये वास्तविक होगा क्योंकि परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है, और उल्टा होगा वस्तु की अपेक्षा। ये वस्तु के आकार से बड़ा है, तो ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अभी हम लोग वस्तु लेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये फोकस जो है ना हम लोग लगभग बीचों बीच ही लेंगे, इसलिए फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, फ्री हैंड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति लगभग सही आ जाएगा। अगर ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा तो फिर हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, तो फोकस जो है बीचों बीच होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच होगा। अभी हम लोग को प्रतिबिंब लेना, वस्तु लेना है वक्रता केंद्र पर। ये को हम वक्रता केंद्र पर एक वस्तु ले लेते हैं। दो किरणें लेंगे, एक दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होंगी, दूसरा वक्रता केंद्र ध्रुव पर ले लेते हैं आपतित किरण, दर्पण की ध्रुव पर। ये CP भी क्या है, इस दर्पण की एक त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो ये आपतन कोण जितना है उतना ही परावर्तन कोण से परावर्तित होगी। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, तो इसको इस तरह से हम लोग उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण बना के पूरी करेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जिसके चलते आगे पीछे हो रहा है, तो ये इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा और ये हमारा C पर ही आएगा, वक्रता केंद्र पर ही आएगा। इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी OA बराबर AO बराबर AI होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा, और इसकी स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच होगी, तो ये वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच कहीं पे ले लेते हैं, ये एक वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग एक प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंगे जो कि फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा आपतित किरण हम लोग वक्रता केंद्र से ही लेंगे
ये आपतित किरण होगी, तो इसका परावर्तित किरण भी यही होगा। अब दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु, तो प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। ये वो हमारा वस्तु है और आई बी प्रतिबिंब है। ये वस्तु के आकार से छोटा है, वास्तविक और उल्टा है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहला वास्तविक और उल्टा, इसका साइज होगा वस्तु से छोटा, और इसका स्थान होगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच।